सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बेहद ही उपयोगी और आपके लिए लाभदायक जानकारी देने जा रहा हूं। यह वीडियो मैंने अपने उन नवचयनित और नवनियुक्त सहायक प्राध्यापकों के लिए बनाया है जो वर्तमान में विभिन्न महाविद्यालयों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लगभग दिसंबर माह से अधिकांश साथी अपने कर्तव्य स्थल पर अपने दायित्वों के निर्वहन में इतने तल्लीन हैं कि शायद उनका ध्यान इस ओर न गया हो कि उन्हें अपनी आय पर टैक्स भी देना होगा और उस टैक्स को कम से कम या न्यूनतम करने के लिए कर प्लानिंग भी करनी होगी। तो मित्रों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हमारी पूरे वर्ष भर की आय कितनी होने वाली है। फिर हम ये जानेंगे कि इस आय पर हमें किस दर से और कितना टैक्स देना पड़ सकता है। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हम अपने कर दायित्व को न्यूनतम करने के लिए आयकर अधिनियम में जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का पालन करते हुए अपने कर दायित्व को न्यूनतम कर सकते हैं। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम आय तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने कर दायित्व का भुगतान कब कब और कैसे करना होगा। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारी आय इस पूरे सेशन में अर्थात 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक कितनी होने की संभावना है। वैसे कुछ गणना आप लोगों ने कर ली होगी। एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको यह समझाने का प्रयत्न किया है कि नहीं हमारी आय इस सत्र में होने वाली है और उस पर हमारा कर दायित्व कितना बनने वाला है। मित्रों, अभी विभिन्न शहरों के महाविद्यालयों में जो साथी नियुक्त है उन्हें लगभग 65,272 रुपये प्रति माह सकल वेतन प्राप्त हो रहा है। यह राशि कुछ महाविद्यालय के साथियों की अधिक हो सकती है और कुछ साथियों की इतनी ही होगी। इसका मुख्य आधार या मुख्य कारण है विभिन्न शहरों में एचआरए की दर का अधिक या कम होना। दूसरा कारण हो सकता है उनके क्षेत्र विशेष में उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी प्राप्त हो सकते हैं। जैसे जनजातीय क्षेत्र भत्ता प्राप्त होता है, तो उसकी वजह से उनकी आय कुछ अधिक और अन्य साथियों की आय कुछ कम हो सकती है। मैंने एक टेंटेटिव अमाउंट लिया है 65,272 रुपये प्रति माह के हिसाब से। यदि हमें सकल वेतन प्राप्त हो रहा है तो 12 माह में हमारा वेतन हो जाता है 7,83,264 रुपये। हमें संपूर्ण आय पर टैक्स नहीं देना है। आयकर अधिनियम में जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अनुसार सबसे पहले हमें इसमें से कुछ एग्जम्पशंस प्राप्त होंगी, जिससे हमें एचआरए प्राप्त हो रहा है। जिन छात्रों को 3% की दर से एचआरए मिल रहा है उनका एचआरए 648 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह का 7,776 रुपये बनता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को 50,000 रुपये तक प्राप्त होनी है, और प्रोफेशनल टैक्स जो हमारी आय में से प्रति माह काट लिया जाता है। वर्ष भर में हमें कुल मिलाकर 2,500 रुपये का प्रोफेशनल टैक्स या वृत्ति कर देना होता है। इन तीनों राशियों का जोड़ 60,267 होता है। यह हमारी सकल आय में से, सकल वेतन में से हमें इसकी एग्जम्पशन प्राप्त होती है। इसे घटाने के बाद हमारी आय शेष रह जाती है 7,22,988। अन्य साधनों की आय भी हमें अपनी आय में शामिल करनी होती है। आयकर अधिनियम में आय के 5 स्रोत बताए गए हैं: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर किसी साथी के पास अपना स्वयं का मकान है और उसने किराए पर उठा रखा है
तो उस किराए से प्राप्त आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसे शो करनी होगी। जो व्यक्ति अपना स्वयं का कोई व्यापार या पेशा भी चलाता है, उसे प्राप्त होने वाली आय इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत आती है और उसे इस हेडिंग के अंतर्गत शो करना होता है। सामान्यतः शासकीय सेवा में कार्यरत मेरे साथियों को व्यापार और पेशा करने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए उनकी इस शीर्षक में कोई आय होने की संभावना नहीं है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हमारे पास जो भी संपत्ति, चाहे मकान, जमीन या कोई अन्य संपत्ति जिसे हमने इस सत्र में अर्थात 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के बीच में बेचा है, उस पर यदि हमें कोई लाभ हुआ है तो वह इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत हमारी विभिन्न प्रकार की आयों को शामिल किया जाता है। प्रत्येक साथी का एक बैंक अकाउंट होता है। उस बैंक में जमा राशि पर उसे ब्याज प्राप्त होता है। यदि आपने एफडी करवा रखी है तो एफडी पर प्राप्त ब्याज। इलेक्शन ड्यूटी हमें इस पूरे सेशन में करने का अवसर मिल सकता है, और यदि हमें इलेक्शन ड्यूटी करनी पड़ती है तो वहाँ से जो हमें रेम्यूनरेशन प्राप्त होगा वह भी हमारी अन्य साधनों की आय में शामिल होगी। एग्ज़ाम ड्यूटी सभी साथियों को करनी होती है, उससे प्राप्त रेम्यूनरेशन यह भी हमारी अन्य साधनों की आय में शामिल होगा। रेमेडियल क्लासेस, कुछ महाविद्यालयों में बीएसडब्ल्यू, कहीं भोज की क्लासेस, कहीं चित्रकूट यूनिवर्सिटी की क्लासेस, इस तरह से विभिन्न प्रकार की कक्षाएं उन्हें अतिरिक्त रूप से लेनी होती है और उसका भी उन्हें मानदेय प्राप्त होता है। जो भी राशि उन्हें प्राप्त हो रही है वह सभी आय उनके किसी न किसी शीर्षक में कर योग्य अवश्य होगी। यह सभी आय हमारी अन्य साधनों की आय के अंतर्गत शामिल की जाती है। एक टेंटेटिव अमाउंट मैंने मान के चला है कि लगभग 16,736 रुपये एक साल में हमें प्राप्त होंगे, चाहे वो ब्याज के रूप में हो, चाहे वह परीक्षा ड्यूटी के रूप में हो या अन्य माध्यमों से। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह राशि कम या अधिक हो सकती है, यह मैंने एक अनुमानित राशि ली है। इस तरह से हमारी आय 7,22,988 से बढ़कर 7,39,724 हो जाती है। सकल कुल आय 7,39,724 में से हमें विभिन्न प्रकार की कटौतियाँ आयकर अधिनियम के प्राप्त होती है। सबसे पहले हमें छूट लेने का अधिकार है एटीसी के तहत। एटीसी में 1,50,000 रुपये तक की डिडक्शन दी जाती है। विभिन्न मदों में अगर हम अपनी राशि जमा करते हैं तो उसके लिए हमें यह छूट प्राप्त होती है। हमारे वेतन में से जीआईएस प्रति माह काटा जाता है, एनपीएस की कटौती होती है। इन राशियों पर हमें एग्जम्पशंस डिडक्शन प्राप्त होती है। यह डिडक्शन जीआईएस के रूप में 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह में 4,800 रुपये काट लिए जाते हैं। यह एटीसी के अंतर्गत कटौती योग्य है। एनपीएस में 6,462 रुपये प्रति माह के हिसाब से 77,544 रुपये की कटौती हो रही है। इसकी छूट भी हमें एटीसी में लेने का अधिकार है। साथियों के यदि अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को स्कूल में या महाविद्यालयों में प्रवेश के संबंध में या वहाँ की जो ट्यूशन फीस उन्हें देनी होती है उसके संबंध में भी छूट एटीसी में दी जा सकती है। यदि हमने एलआईसी करवा रखी है, एनएससी वगैरह में हमने अपना पैसा लगा रखा है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा रखा है जिसमें हम रेगुलर रूप से कुछ पैसा जमा करते हैं, हमने सेविंग एफडी, टैक्स सेविंग एफडी करवा रखी है या कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो इन सब के संबंध में भी हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त होती है। इस तरह से हम सेक्शन 80C के तहत कुल 1,50,000 रुपये तक की कटौती ले सकते हैं, छूट ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि हम अपनी आय में से कुछ राशि इन स्कीमों के तहत विनियोजित करें, चाहे हम इंश्योरेंस करवा लें अपना, चाहे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेस कर लें,
प्रोविडेंट फंड अकाउंट में पैसा अपना जमा करें, टैक्स सेविंग एफडीज करवाएं या ELSS अर्थात टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड परचेस करें। यदि किसी साथी ने होम लोन लिया हुआ है और उस होम लोन की जो इंस्टॉलमेंट वो पे करता है उसके संबंध में जो प्रिंसिपल अमाउंट का भुगतान पूरे वर्ष भर में उसके द्वारा किया गया है उस पर भी 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान यह रखा जाना है कि यह सेक्शन सी ADC के तहत जो कुल छूट मिलनी है वह 1,50,000 से अधिक नहीं हो सकती। यदि हम 50,000 रुपये तक NPS अकाउंट में अतिरिक्त जमा करते हैं तो इसके लिए हमें अतिरिक्त छूट सेक्शन 80 CCD 1B के तहत प्राप्त होती है। इस तरह से हम 80C और 80 CCD 1B के तहत कुल मिलाकर 1,50,000 प्लस 50,000 यानी कि 2 लाख रुपए अपनी आय कम करके कर दायित्व को कम कर सकते हैं। यदि हम पूरी 2 लाख रुपए तक की छूट का उपयोग कर लेते हैं तो अब हमारी आय शेष रह जाती है 5,39,724। इस 5,39,724 में से भी आप मेडिक्लेम करवाकर कुछ अतिरिक्त छूट प्राप्त कर सकते हैं। जिन साथियों ने मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है उन्हें उनके द्वारा भुगतान की गई प्रीमियम पर सेक्शन 80D की छूट प्राप्त होती है। यह छूट अधिकतम 25,000 रुपये तक हो सकती है। तो एक टेंटेटिव अमाउंट हम मान के चलते हैं कि लगभग प्रत्येक साथी ने 10,000 रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा होगा और इतनी राशि की उसे छूट प्राप्त हो जाएगी। इस साल कोविड महामारी के चलते हमारे सभी साथियों ने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए अपने वेतन में से एक निश्चित राशि PM केयर्स फंड में जमा करी है। जितनी राशि उन्होंने PM केयर्स फंड में जमा की है उसका 100% सेक्शन 80G के तहत डिडक्टेबल है, कटौती योग्य है। एक टेंटेटिव अमाउंट जो मैं लेके चल रहा हूँ कि लगभग 2,000 रुपये प्रत्येक साथी ने इस फंड में जमा किया है तो उसे सेक्शन 80G के तहत 2,000 रुपये की कटौती प्राप्त करने का अधिकार रहेगा। कुल मिलाकर 12,000 रुपये की डिडक्शन लेकर हम अपनी टैक्सेबल इनकम को और कम कर लेते हैं, कर पाते हैं। अब यह हमारी आय हो जाती है 5,27,724। यह हमारी टैक्सेबल इनकम है। मित्रों, और भी कई स्कीमें हैं जिसके तहत आप अपने कर योग्य आय को न्यूनतम करके कर दायित्व को न्यूनतम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने होम लोन ले रखा है तो उस होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज की 2 लाख रुपए तक की कटौती 1 साल में आपको प्राप्त होती है अंडर सेक्शन 24B के तहत। अपने कर दायित्व को न्यूनतम करने के लिए होम लोन एक बहुत ही उत्तम उपाय हो सकता है। जिन साथियों को भविष्य में अपने एक नया मकान बनाने की इच्छा है या वो प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे शीघ्र ही एक होम लोन के लिए आवेदन करें और अपने इस सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। इससे आप अपनी आय में भी अपने कर दायित्व में भी कटौती कर सकते हैं। यदि हम 2 लाख रुपए तक ब्याज की छूट ले लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी यह टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से कम हो जाएगी और जब 5 लाख रुपए से कम हमारी टैक्सेबल इनकम हो जाती है तो हमें इस सत्र में 1 रुपया भी टैक्स का नहीं देना होगा, जिसे हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने अपनी शेष आय पर या कर योग्य आय पर कितना टैक्स देना होगा उसकी गणना दर्शाई है। हमारी टैक्सेबल इनकम 5,27,724 होती है। इस पर अलग अलग रेट से और अलग अलग स्लैब्स में अलग अलग दरों के आधार पर टैक्स देना होता है। हमारे सभी साथी नवनियुक्त हैं, 60 ईयर से कम के हैं, इसलिए उन्हें इस स्लैब के तहत अपने कर दायित्व का भुगतान
करना होगा। सबसे पहले प्रथम 2,50,000 आपकी आय के 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए उसके ऊपर टैक्स की रेट निल और टैक्स की राशि भी निल है। अगले 2,50,000 अर्थात 5,27,724 में से प्रथम 2,50,000 पर कोई टैक्स नहीं, अगले 2,50,000 पर 5% की दर से कुल 12,500 रुपये का कर दायित्व हमारा आना है। शेष बचे 27,724 रुपये पर अब हमें 20% की दर से टैक्स देना होगा। इस तरह से 5,545 रुपये का कर दायित्व 20% की दर से हमें देना होगा। हमारा कुल दायित्व बढ़कर 18,045 हो जाता है, जिस पर हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के रूप में देना होता है और यह राशि 721 रुपये बनती है। कुल मिलाकर 18,766 रुपये हमारा कर दायित्व बनता है। मित्रों, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस सत्र से सरकार ने यह व्यवस्था दी है कि यदि आप चाहें तो एक दूसरी व्यवस्था के तहत भी अपने कर दायित्व का गणना कर सकते हैं। यह दूसरी व्यवस्था न्यू रेजिम कहलाती है और इस न्यू रेजिम में हमारे ऊपर जो कर दायित्व आएगा वह 5%, 10%, 15% और फिर 20% की दर से हमें टैक्स देना होगा। यदि हम चाहें तो इस व्यवस्था को चुन सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह व्यवस्था हम जैसे साथियों के लिए अभी लाभदायक नहीं है। उसको भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। इसके लिए मैं आपको पिछली स्लाइड में ले जाता हूं। पिछली स्लाइड में मैं आपको बताता हूं कि अभी हमारी जो वेतन प्राप्त हो रहा है पूरे सत्र में वो 7,83,284 रुपये प्राप्त हो रहा है। हमें इसमें से किसी भी प्रकार की कोई डिडक्शन, कोई एग्जम्पशन प्राप्त नहीं होगी यदि हम नई रिजिम को अपनाते हैं। जिस तरह से ओल्ड रिजिम में हमने यहाँ कुछ डिडक्शंस प्राप्त की हैं, कुछ एग्जम्पशंस प्राप्त की हैं और अपनी आय को घटाते हुए हमने अपनी टैक्सेबल इनकम को 5,27,724 तक ले आए हैं, यह व्यवस्था नई रिजिम को अपनाने में नहीं मिलेगी। अर्थात इसमें हमें किसी प्रकार की कोई छूट लेने का अधिकार नहीं रहेगा। हमारी इनकम 7,83,284 वेतन से है, अन्य साधनों की आय 16,736 रुपये, दोनों को जोड़कर हमारी आय होती है 8 लाख रुपये। यदि हम 8 लाख रुपये तक अपनी आय प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें से कोई कटौती हमें प्राप्त नहीं होगी और हम कुल मिलाकर 8 लाख रुपये पर ही टैक्स देने के लिए उत्तरदायी होंगे। जब हम 8 लाख रुपए पर नई रेजिम के हिसाब से टैक्स देते हैं तो प्रथम 2,50,000 पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है। अगले 2,50,000 पर 5% की दर से 12,500 रुपये का कर दायित्व तो हमारा आएगा। नेक्स्ट 2,50,000 पर 10% की रेट से हमें 25,000 रुपये का कर देना होगा और उसके बाद 8 लाख में से 7.5 लाख घटाने के बाद जो 50,000 बचते हैं इस पर हमें 15% की दर से 7,500 रुपये का टैक्स देना होगा। नए रेजिम को अपनाने पर हमारा कर दायित्व हो जाता है 45,000 और मुझे हमारे कोई भी साथी नहीं चाहेंगे कि वह 18,045 के स्थान पर 45,000 रुपये का टैक्स भुगतान करें। इसके साथ ही इस पर 4% सेस लगने के बाद 1,800 रुपये अतिरिक्त जुड़कर यह कुल कर दायित्व हो जाता है 46,800 रुपये। तो मित्रों, मुझे लगता है आप में से कोई भी इस नई रेजिम में जाना पसंद नहीं करेंगे। हम ओल्ड रेजिम का लाभ भी तभी ले सकते हैं जब हमने अपना प्रॉपर प्लानिंग के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो ही हमारे लिए पुराने रेजिम फायदेमंद है। ओल्ड रेजिम में हमें विभिन्न योजनाओं के तहत अपनी कुछ धनराशि जमा करनी होगी और हम अपने कर दायित्व को न्यूनतम कर सकेंगे। अब मित्रों, हम यह समझेंगे कि हमने आय तो प्राप्त कर ली और उस पर कर दायित्व की गणना भी कर ली। हमारा कर दायित्व लगभग 18,766 रुपये पूरे साल भर का आ गया। इसका भुगतान हमें कब करना है, कैसे करना है, इसकी क्या व्यवस्था है, इसे जानने के लिए आप इस नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। आयकर अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जैसे जैसे आप आय प्राप्त कर रहे हैं वैसे वैसे ही आपको अपने कर दायित्व का भुगतान करना होगा।
आप आय कमाते जाइए और सरकार को टैक्स के रूप में अपना कंट्रीब्यूशन देते जाइए। पे एज यू अर्न स्कीम के तहत हमें कुल कर दायित्व का 15% 15 जून 2020 तक सरकार के खजाने में जमा करवाना जरूरी है। 15 सितंबर 2020 तक अगले 30% अर्थात 5,630 रुपये जमा कराना जरूरी है। 15 दिसंबर 2020 तक नेक्स्ट 30% अर्थात 5,630 रुपये और फाइनली 15 मार्च 2021 तक हमें अपनी आय का कर दायित्व का संपूर्ण भुगतान करते हुए 4,692 रुपये जो शेष बचे हैं उसका भी भुगतान करना होगा। 31 मार्च तक हम आय प्राप्त करेंगे, लेकिन 15 मार्च 2021 तक ही हमें अपने संपूर्ण कर दायित्व का भुगतान कर देना होगा। यह कर दायित्व अनुमानित रहता है। वर्ष समाप्ति के बाद हमें ज्ञात होता है कि हमारी एफडीज पर हमें कितना इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है, हमें अन्य साधनों से कितनी आय प्राप्त हुई है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन पूरा सत्र समाप्त होने के बाद ही किया जा सकता है, लेकिन एक टेंटेटिव कैलकुलेशन हमें पहले से करना होता है और उसी के हिसाब से अपने कर दायित्व का समय समय पर भुगतान करना ज़रूरी होता है। अग्रिम कर भुगतान के संबंध में एक व्यवस्था यह भी है कि यदि अपना कर दायित्व 10,000 रुपये से अधिक आता है एक सत्र में, तो ही हमें इस तरह से स्लैब वाइज या सिस्टमेटिक पेमेंट सरकार को टैक्स के रूप में करना होता है। यदि हमारा कर दायित्व 10,000 से कम है तो हमें एडवांस टैक्स के भुगतान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने यह समझा कि किस तरह से हमें पूरे सत्र की आय की गणना करनी होती है, कौन कौन सी डिडक्शंस हमारे लिए अवेलेबल है जिनका लाभ लेते हुए हम अपनी टैक्सेबल इनकम को न्यूनतम कर सकते हैं। जब हमारी टैक्सेबल इनकम न्यूनतम हो जाती है तो हमारे टैक्स लायबिलिटी भी न्यूनतम की जा सकती है। हम जैसे जैसे आय प्राप्त करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें टैक्स प्लानिंग करते हुए विभिन्न स्कीमों का लाभ लेकर उसमें अपना पैसा विनियोजित करना होगा, तभी हमें यह एग्जम्पशंस प्राप्त हो पाएंगी। हमने आज ये समझा कि किस तरह से हमने अपनी आय प्राप्त की, उस पर कर की गणना की और प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने कर दायित्व को न्यूनतम किया। जैसे जैसे हम आय कमाते गए वैसे वैसे हमें कर के भुगतान की व्यवस्था करनी है। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक सिर्फ आय प्राप्त की है लेकिन उसको विनियोजित करने का और उस पर देय कर दायित्व का भुगतान की कोई प्लानिंग नहीं की है, तो आज ही इस चीज़ को प्लान कीजिए। कहाँ आप अपना पैसा विनियोजित करें जिससे कि आपका कर दायित्व न्यूनतम हो सके, और किस तरह से हम एडवांस टैक्स कटवा कर अपने ब्याज और पेनल्टी से बच सकते हैं, इसका भी प्रावधान या उसका भी व्यवस्था आप कर सकते हैं। यदि आपका कर दायित्व लगभग 18,767 रुपये बन रहा है एक सत्र का, तो ये मान के चलिए कि आपको प्रति माह अपनी आय में से 1,500 से लेकर 2,000 रुपये तक का इनकम टैक्स कटवाना शुरू कर देना चाहिए। यदि अभी तक आपने टैक्स नहीं कटवाया है, अर्थात आपने अभी तक अपने महाविद्यालय के अकाउंटेंट को नहीं बोला है कि आप मेरे टैक्स में से कटौती करिए, अपनी आय में से कटौती टैक्स की कटौती कर लीजिए, तो आज ही उन्हें कहिए, क्योंकि अब आप 5 महीने निकाल चुके हैं और आपके पास सिर्फ 7 महीने बचे हैं जिसमें आपको अपने संपूर्ण कर दायित्व का भुगतान करना है। नियमानुसार यह कर दायित्व एक साथ भुगतान नहीं किया जा सकता, इसे इस तरह से सिस्टमेटिकली भुगतान करना आवश्यक होता है, नहीं तो आपको ब्याज और पेनल्टी देनी होगी। इन सब से बचने के लिए और आयकर के प्रावधानों का प्रॉपर पालन करने के लिए ज़रूरी है कि आज ही आप अपने अकाउंटेंट से मिलिए और उनको बोलिए कि मेरी आय में से इतने रुपए की टैक्स कटौती करना आप शुरू कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।